अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ऑटम 14 और स्प्रिंग 12। ऑटम 14 किया होगा। ऑटम 14 में जो जो मसले मुझे लगता है वो बता देता हूं, उसके अलावा कुछ होगा तो पूछ लीजिएगा। ऑटम 14 में एक मसला तो ये है कि पावर पिछले साल के अंदर मशीन आवर्स पे बांटा था। क्यों मशीन आवर्स पे बांटा था? क्योंकि हमने ये अज्यूम किया था कि जितनी ज्यादा देर मशीनें चलेंगी उतनी ज्यादा बिजली कंज्यूम होगी। अब इससे ज्यादा बेहतर बेस ये मिल गई थी। ये जो किलोवाट आवर्स है ना, ये होती ही बिजली के यूनिट्स हैं। यानी किलोवाट आवर्स एग्जैक्टली ये हैं कि कितनी बिजली इस्तेमाल होगी। तो जब पता है कितनी बिजली इस्तेमाल होगी, जैसे अगर दो मशीनें, एक मशीन ज्यादा चल रही है दूसरी मशीन कम चल रही है, तो बस सिर्फ इस वजह से कि जो ज्यादा चल रही है वो यकीनन ज्यादा बिजली ही खाएगी। लेकिन जब पता चल गया है कि मशीन 1 ने इतनी बिजली खानी है, मशीन 2 ने इतनी बिजली खानी है, तो जितनी बिजली खानी है वो पता चल गया हमें। तो इसलिए इस सवाल में मशीन आवर्स की बजाय किलोवाट आवर्स यूज करने थे। एक पॉइंट तो ये था, किलोवाट आवर्स ये पावर ही के यूनिट्स हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये था कि डेप्रिसिएशन को किस बेस पे बांटें। डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट या बुक वैल्यू होनी चाहिए थी, और जो परसों सवाल था उसमें बुक वैल्यू ही थी, है ही नहीं बुक वैल्यू। अब अवेलेबल में से एसेट्स की डेप्रिसिएशन का जो बेस्ट ताल्लुक लग रहा है अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से, वो मशीन आवर्स ही लग रहा है और कोई लग नहीं रहा, इसलिए मशीन आवर्स। तो यही वजह है कि मैंने आपको एक लिस्ट का रट्टा लगाने की बजाय ये कहा है कि हर सवाल के ना कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि कौन सी बेसिस। तो डेप्रिसिएशन के लिए अवेलेबल में से और कोई इससे बेहतर लग नहीं रही। किसी को लग रही है तो बताएं कि करके करता हूं डिस्कस। चलें, किसी को कोई लग ही नहीं रहा कुछ। हाँ, प्रोडक्शन यूनिट क्यों, किधर है, कौन है, कहां है, क्यों प्रोडक्शन यूनिट्स? हाँ, क्योंकि यूनिट मेथड भी तो होता है, तो बिल्कुल यूनिट प्रोड्यूस भी हो सकता था, लेकिन मशीन आवर्स को इसलिए ज्यादा बेहतर लिया कि मशीन आवर्स दोनों एसडीज में भी आ रहे हैं। इसका मतलब मशीनें हैं तो वहां मशीन आवर्स आ रहे हैं ना, जबकि अगर आप यूनिट्स बेस पे बांटेंगे तो वो तो सिर्फ दोनों पीडीज में बन जाएंगे, तो इसलिए ज्यादा बेहतर मशीन आवर्स था। अच्छा, ये दो मसले हो गए। और तीसरा मसला, डायरेक्ट लेबर आवर्स एक की बेस है, मशीन आवर्स दूसरे की बेस है। तो जिसकी बेस मशीन आवर्स है ओएआर निकालने के लिए मशीन आवर्स से कर दें डिवाइड, और जिसकी लेबर आवर्स बेस है उसको ओएआर निकालने के लिए 38 से डिवाइड कर दें। 38 तो है कि एक यूनिट पे कितने लेबर आवर लगेंगे। हम ओएआर के फार्मूले में नीचे लेते हैं टोटल बजटेड, तो इसलिए टोटल के लिए 38 को 800 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपने इस सवाल में कुछ पूछना है तो पूछें। चले, कुछ नहीं पूछना। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड कराया था दूसरा, और उसका भी एक सवाल कहा था नाइट्रेट लिमिटेड। किसने किया? सच्ची सच्ची माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बाकी लोगों ने किया नहीं कि कमजोरी की वजह से हाथ नहीं उठा सके? नहीं किया है, इक्वेशन नहीं बन रही थी। फिर कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं हो रही थी। अच्छा, स्प्रिंग 12 नाइट्रेट लिमिटेड, उसके डिपार्टमेंट क्या क्या है? ए बी सी एक्स और वाई, ये दोनों एसडी हैं। तो एक्स बटेगा 30 10 और वाई बटेगा 40 20 20 20। इक्वेशन x इज इक्वल टू, x में अपना कितना है पहले 16 500 000, चलो 000 लिख लें, नहीं लिखना कोई मसला नहीं, प्लस y। x में पहले इतना था और उस में y से 20 आएगा। y में पहले कितना है, y में इतना पहले है, प्लस जब x बटेगा तो y में इतना आएगा। ये इक्वेशन है। अच्छा, जिन बच्चों से वो मुझे ग्रुप में भी बल्कि ऑनलाइन में किसी ने पूछा था कि जी कैलकुलेटर से इक्वेशन नहीं हुई, कोई बात नहीं, नहीं हुई तो ना सही, यहां से बचपन वाला काम सॉल्व कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे में। चलो ये भी कर देता हूं, कोई हो सकता है बेचारा बच्चा उसको मुश्किल हो रही हो, शर्माते शर्माते पूछ रही, मैं कर देता हूं, है ना। x इज इक्वल टू 16500 प्लस 0.2 के साथ ये वैल्यू रख दें प्लस 0.1x, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट खोलें तो x इज इक्वल टू 16500 प्लस ये 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2120 000 और ये 0.21 इससे मल्टीप्लाई होगा 0.02x। अब
एक्स को उठा के उधर ले जाएं तो इससे एक्स कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 0.02 एक्स उधर चला गया और ये दोनों बीच में प्लस हो गए 1,1,6,2,0,0,0,0, ये बन गया 0.98 से डिवाइड तो एक्स आ जाएगा। हाँ भाई 19,000 इधर इधर, हाँ मुझे देखो ना, हो गया मसाल। तो अब x निकल आएगा 19,000 और y इसमें एक्सपोर्ट कर दें तो आ जाएगा 12500। अच्छा ये भी क्योंकि वो ना एक बच्चे ने अलग से पूछा उस सुबह वाली क्लास में, तो मुझे लगा कि शर्माते रह जाते हैं, पूछते नहीं है ना, डरते रह जाते हैं, शर्माते रह जाते हैं। जो गिवन थे टोटल ओवरहेड्स कितने जी? 56,000, 50,000, 38,000, 16,500, 10। अब जब सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करनी है ना और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, मैं कह रहा हूं ना है, अगर मैं डायलॉग बोल रहा हूं अभी, अगर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो x और y में जो ये लिखे हुए हैं इन्हीं को बांटना है। यानी अगर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता तो x के सामने हम इसी को पहले खाली करते, फिर बाकी सब में बढ़ता, फिर y में जितना आ गया होता वो खाली करते। लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में यही तो फायदा है कि हमें ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, जितना x और y निकला है उसी को ही सीधा सीधा आउट कर देंगे। जैसे वहां से पता चल गया कि x कितना टोटल आउट होना है, तो हम अभी ही इसको 19 आउट कर देंगे, बेशक ऊपर 19 नहीं है फिर भी हम 19 आउट कर देंगे। तो अब जब 19 आउट करेंगे तो 19 आउट होगा 20, 40, 30, 10, इधर आ जाएगा 3800, 7600, 50, 700, 1900। अभी ऊपर नहीं था 19,000, फिर भी हमने पूरा 19 आउट कर दिया। और जब y आउट करेंगे तो y आउट होना है 40, 20, 20, 20, और अब y में आउट करना है हमने 12,500, 5,000, 2,500, 2,500, 2,500। अब बेशक पहले वहां 19 नहीं था लेकिन हो गया पूरा 19, यहां पर ये 12,500 हो गया। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के अंदर यही फायदा है कि हमें उस इक्वेशन से पता चल गया है कि कितना टोटल आउट होना है, वही हम एक ही गो में आउट कर देंगे। और साइमल्टेनियस और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ परेशानी है तो बताएं। चलें इसका एक और प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे चलते हैं। सवाल पढ़ लीजिए। स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 2022, कैलिफोर्निया लिमिटेड, और मेरी बुक में है ये पेज 31 पे क्वेश्चन 2, कैलिफोर्निया लिमिटेड। ये था असल में सवाल, स्प्रिंग 2022 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 5 था। तो अपनी बुक में मैंने रखा हुआ है इसको, पेज 31 क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। चलिए, छोटा सा सवाल था, घूर के देखना था तो पढ़ा जाना था। इस सवाल की लास्ट लाइन रिक्वायरमेंट से जस्ट ऊपर वाली लाइन, ये मजे की, इसकी वजह से सवाल करा रहा हूं वरना तो होमवर्क दे देता। ये लास्ट लाइन बड़ी मजे की है। अच्छा, अब इसमें ये कैसे पता कि ये टू वे ट्रैफिक वाला सवाल है? जब एसडीज बांटने का बताया है
तो दोनों एसडीज आपस में खेल रहे हैं कैच कैच, तो इसलिए ये टू वे वाला सवाल है। साइमल्टेनियस या रिपीटेड? साइमल्टेनियस। तो सवाल से पता चल जाएगा, जितनी दफा भी आज तक टेस्ट हुआ है ना तो पता चल जाता है, बताया होता है सवाल में इनफेक्ट। अच्छा, अब इसमें एक कल वाले सवाल और इससे रिलेटेड डिफरेंस ये है कि ये सवाल और जो मैंने कल खुद बनाया था, चूंकि प्रैक्टिस सिर्फ इस चीज की करानी थी तो ये फिगर्स दे दी थी। ये फिगर्स क्या हैं? प्राइमरी अप्रोक्सीमेशन के बाद। तो अब आपको पहले यहां तक पहुंचना पड़ेगा, यानी पहले वो टेबल ही बनेगा, वो इक्वेशन बाद में वर्किंग में बनाएंगे, पहले टेबल ही बनाना पड़ेगा। स्प्रिंग बाइस क्या क्या है? पीडीएसडी, एबी, एसी, एस बी, और रुपीज हैं इन थाउजेंड्स। हाँ जी, सबसे पहले ओवरहेड, फैक्ट्री रेंट, अवेलेबल में से बेस्ट, फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया की रेशो में बांट दें, टोटल कितना? 2500 बांट दें, 1250 938 187 125। अगला आइटम, फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट टोटल कितनी है? 1800। अच्छा, फ्यूल कॉस्ट के बारे में बात सुने। पावर, अगर परसों वाले सवाल की बात करें तो पावर को किस रेशियो में बांटा था? मशीन आवर्स। क्यों बांटा था मशीन आवर्स में? क्योंकि मशीनें ज्यादा चलेंगी तो ज्यादा पावर कंज्यूम होगी। तो फिर होमवर्क वाले में ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें पावर ही की कंजम्पशन बता दी। तो अब हमें उस मशीन आज के रास्ते पे जाने की जरूरत ही नहीं, जब बता ही दिया पावर कितनी। फ्यूल भी ना मशीनों के ही फ्यूल को कहते हैं, पावर भी मशीनों की बिजली है और फ्यूल भी मशीनों ही का फ्यूल है। अगर ये लास्ट लाइन ना लिखी होती रिक्वायरमेंट से ऊपर तो फ्यूल को किस रेशो में बांटते? मशीन आवर्स, क्योंकि जितनी ज्यादा मशीनें चलेंगी उतना ही फ्यूल लगेगा। अगर फ्यूल ही बता दें कि कितने कितने लीटर कितने कितने गैलन इस्तेमाल हुआ तो फिर फ्यूल कॉस्ट लेते, फ्यूल वाले को रेशो लेते। जैसे होमवर्क में पावर के लिए हमने मशीन आवर्स की बजाय किलोवाट आवर्स लिए थे ना, क्योंकि किलोवाट आवर्स है ही उसकी मेजरमेंट। तो इसी तरह फ्यूल में भी हम जरूर इसको मशीन आवर्स लेते। अगर फ्यूल ही बता दें कि कितने कितने गैलन इस्तेमाल हुआ, कितने कितने लीटर इस्तेमाल हुआ, तो फिर भी मशीन आवर्स या फिर वो फ्यूल की क्वांटिटी। तो अब लास्ट वाली लाइन पढ़ें, और मैं तो बेटा कर ही दूंगा, लेकिन पहले आप लोग लास्ट लाइन पढ़ें और फ्यूल को देखें कैसे बंटना है। ट्राई जरूर करना सारे। फ्यूल को देखें बांटें, कैसे बंटेगा।
हाँ जी, डन। चले, एफर्ट्स डन। अच्छा, अगर किसी खर्चे को इस पॉइंट से हटके वैसे एक बात करूं, अगर किसी खर्चे को मशीन आवर्स की रेशो में बांटना होता और उसके बारे में बात ये की गई होती कि पीडीएबी में एक यूनिट के लिए 1 यूनिट मशीन आवर्स लगते हैं 2 1 यूनिट के लिए, और पीडीएसी में 1 यूनिट के लिए मशीन आवर्स लगते हैं 5। तो जिस खर्चे को हमने मशीन आवर्स की रेशो में बांटना होता उसको 2 और 5 की रेशो में बांटते हैं। नहीं, दोबारा हम ये जो खर्चे बांट रहे हैं, अगर किसी खर्चे को मशीन आवर्स की रेशो में बांटना होता, पावर है, रिपेयर, मेंटेनेंस है, कोई भी, और सवाल में ये कहा होता कि इस डिपार्टमेंट में 1 यूनिट के लिए इतने मशीन आवर्स लगेंगे, इसमें 1 यूनिट के लिए इतने मशीन आवर्स लगेंगे, जैसे होमवर्क वाले सवाल में वो लेबर आवर पर यूनिट दिया हुआ था ना, है ना। तो अब अगर किसी खर्चे को बांटना पड़ा मशीन आवर्स की रेशो में तो 2 और 5 की रेशो में बांटेंगे। फिर ये तो पर यूनिट बताया, ये तो कहा है कि 1 यूनिट के लिए कितने मशीन आवर्स लगेंगे, हमने बांटना है टोटल खर्चों को, तो किस रेशो में बांटेंगे? 2 और 5 की रेशो में नहीं। समझ नहीं आ रही बात क्या हो रही है। टोटल 18,000, टोटल 36,000। अगर ये कहा हो कि 1 यूनिट के लिए इस डिपार्टमेंट में 2 घंटे और इस डिपार्टमेंट में 5 घंटे लगेंगे, तो 2 और 5 की रेशो में बांटेंगे, या पूरे साल में टोटल बजटेड मशीन आवर्स इतने और टोटल बजटेड मशीन आवर्स इतने, तो 18 और 36 की रेशो में बांटेंगे। ये बात कर रहा हूं कि जब भी हमने टोटल खर्चों को किसी रेशो में बांटना होता है तो वो रेशो किसी पर यूनिट चीज की रेशो नहीं होगी, टोटल होगी। जैसे यहां पर फ्लोर एरिया बांटा हमने, नहीं फ्लोर एरिया नहीं, रेंट को फ्लोर एरिया की रेशो में बांटा, क्या यहां पर हमने रेशो इस चीज की ली कि एक डिपार्टमेंट में एक कुर्सी कितनी जगह घेरती है, फिर उस डिपार्टमेंट ने टोटल कितनी जगह घेरी हुई है। तो हमने जब भी खर्चों को किसी रेशो में बांटना है तो वो किसी टोटल चीज की रेशो में बांटना है। अगर हमने कैंटीन को डिपार्टमेंट में बांटना है, खाने पीने के खर्चे को डिपार्टमेंट में बांटना है, तो मुनासिब रेशो क्या होगी? है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, या ये कि एक बंदा डिपार्टमेंट ए का जो है वो डिपार्टमेंट बी के बंदे से दुगना खाता है, तो 1:2 की रेशो में, मतलब एक बंदा कितना कितना खाता है इस रेशो में। फिर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं। तो जब हमने किसी टोटल खर्चे को किसी रेशो में बांटना होता है तो वो रेशो भी किसी टोटल चीज की होती है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं समझा पा रहा हूं। हमने जब किसी चीज को किसी खर्चे को बांटना है ना रेशो में, तो वो रेशो भी किसी टोटल इंफॉर्मेशन की होगी। जैसे होमवर्क वाले सवाल के अंदर, होमवर्क वाला सवाल जो कि था ऑटम 14, ऑटम 14 खोलें तो बताऊं, अगर किसी खर्चे को डायरेक्ट लेबर आवर्स की रेशो में बांटना होता तो 20 और 38 की रेशो में बांटते हैं। 20 और 38 की रेशो में नहीं, फिर क्या करते? टोटल लेबर आवर्स लेते। टोटल कैसे करते? 20 इंटू 2250, ये टोटल लेबर आवर्स आते पीडीए के, फिर 38 इंटू 800 करते, ये टोटल लेबर आवर्स आते बी के, इनकी रेशो में बांटते हैं। ये कहना चाह रहा हूं मैं, पता नहीं कह पा रहा हूं कि नहीं कह पा रहा हूं, नहीं कुछ समझ नहीं आ रही, बिल्कुल टाइम जाया कर रहा हूं, शर्म भी नहीं आ रही, नहीं कुछ भी नहीं समझ आया। दोबारा कोशिश करते हैं। ऑटम 14 को दोबारा बताता हूं, ऑटम 14 खोलें तो फिर बात करता हूं। अगर किसी खर्चे को डायरेक्ट लेबर आवर्स की रेशो में बांटना होता तो 20 और 38 की रेशो में बांटते, फिर क्या करते? टोटल लेबर आवर्स लेते ना। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर हमने टोटल ओवरहेड को किसी रेशो में बांटना है तो वो रेशो किसी पर यूनिट चीज की, किसी पर यूनिट इंफॉर्मेशन की रेशो नहीं होगी, टोटल इंफॉर्मेशन की रेशो होगी। यानी हम अगर इसी सवाल में कोई चीज डायरेक्ट लेबर आवर्स की रेशो में बांटते तो 20 और 38 की रेशो में ना बांटते, 25
अगर इस सवाल में हमने कोई फिगर डायरेक्ट लेबर आवर्स की रेशियो में बांटना होता ना तो 20 और 38 की रेशियो में नहीं बांटते। नहीं ओआर की बेस नहीं कह रहा, ये जो हम लोग सारे ओवरहेड्स हैं, अच्छा ओआर की बेस के लिए भी ये बात है, वो तो है ही है, वो तो फार्मूले में है ही ना, बजटेड टोटल एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल डायरेक्ट लेबर, वो तो है, उसमें मुझे इतना बोलने की क्या जरूरत है। मैं बात कर रहा हूं कि जब हम एफओएच की प्राइमरी अपॉर्शनमेंट कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई बेसिस ले रहे होते हैं ना, तो अब वो जो बेसिस ले रहे होंगे, हो सकता है कोई खर्चा ऐसा होता जैसे इनडायरेक्ट लेबर एक खर्चा होता, तो ऐसा हो सकता है सवालों के अंदर कि हम उसको डायरेक्ट लेबर आवर्स की रेशो में बांटें, तो क्या 20 और 38 की रेशो में बांटेंगे? वो तो पर यूनिट चीज दी हुई है ना, हमें देखना है कि अगर ये पूरे साल का सवाल है तो फिर हमने लेबर आवर्स जिनकी रेशो लेनी है वो भी कौन से, पूरे साल के टोटल, ये बताना चाह रहा हूं। अभी भी मेरा टाइम ही जाएगा, आप आगे समझ। अच्छा, मैं इंशाल्लाह इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। है ये अभी आने लगा, नहीं अब देखा करो ना, जब उससे बता दिया तो ये कुछ नहीं किया मैंने, ये कुछ नहीं किया, यही किया बस, ये आ गया समझ। इस सवाल में मशीन आवर्स दिए हुए हैं पीडी एबी के 22,000 और एसी के 12,000 34। अगर किसी खर्चे को हमने मशीन आवर्स की रेशो में बांटना है तो ये 22 और 12 की रेशो में बनेगा। फ्यूल को मशीन आवर्स की रेशो में जरूर बांट देते अगर लास्ट लाइन ना लिखी होती। लास्ट लाइन ये लिखी हुई है कि जितना फ्यूल डिपार्टमेंट एबी की मशीनें लेती हैं, डिपार्टमेंट एसी की मशीनें उससे 50% ज्यादा फ्यूल लेती हैं। ये अंग्रेजी पढ़ के ना बल्कि बात समझ आई हो तो मैं दोबारा बताता हूं। लास्ट सेंटेंस, फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मशीन्स, पता नहीं मैंने चतुर्डा बोल दिया था, नहीं सही कहा था, फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मशीन्स इन डिपार्टमेंट एसी इज 50% मोर देन दैट ऑफ मशीन्स इन डिपार्टमेंट एबी। यानी मशीनें जो डिपार्टमेंट एबी में हैं वो जितना फ्यूल कंज्यूम करती हैं, डिपार्टमेंट एसी की मशीनें उससे 50% ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करती हैं। होंडा CD70 जितना पेट्रोल खाती है 125 उससे ज्यादा पेट्रोल खाती है। अब भी नहीं बात समझ आ रही। अच्छा, ये जो बात लिखी हुई है, क्या इसका ये मतलब है कि पीडी एबी में जितना टोटल फ्यूल महीने में इस्तेमाल होगा, डिपार्टमेंट एसी का टोटल फ्यूल इससे 50% ज्यादा होगा? ये मतलब है लिखा हुआ, पर आर कहा हुआ है। अंग्रेजी दोबारा पढ़ें, है एक ही बात है। अच्छा जरा जागेंगे ना तो इतनी मुश्किल बात थी नहीं जितनी हो गई है। पहली बात मैंने ये की कि जब भी हमने किसी टोटल खर्चे को किसी इंफॉर्मेशन की रेशो में बांटना है तो वो इंफॉर्मेशन कोई एक पर यूनिट चीज नहीं होगी, टोटल होगी। ये बात तो है। अब वो बात छोड़ दी, मैं अब अगली बात ये कर रहा हूं कि इस सवाल के अंदर जो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि एसी का फ्यूल एबी के फ्यूल से 50% ज्यादा है। अब मेरी बात लंबा जुमला ध्यान से सुनिएगा, क्या इसका यह मतलब है कि पूरे साल का टोटल जो फ्यूल का खर्चा है, टोटल पूरे साल का, एसी का वो टोटल खर्चा एबी के टोटल खर्चे से 50% ज्यादा है? क्या यह मतलब है? या यह कहा हुआ है कि 1 घंटा मशीन चलती है तो उसमें जो फ्यूल लगता है उसके 1 घंटे से 50% ज्यादा लगता है? ये दोनों फर्क बातें हैं या एक ही बात है? ये फर्क है। अगर यह कहा जाए ना कि CD70, मैं खुद से फिगर बना रहा हूं, 1 लीटर में 40 किलोमीटर कर लेती है अगर, और 125 1 लीटर में 20 किलोमीटर करती है, तो इसको हम कहने में ऐसे बोलेंगे कि 125 70 से डबल पेट्रोल खाती है। ये बात समझ आ रही? अब ये जो डबल का काम हो रहा है ये हो रही है 1 लीटर के हिसाब से बात, ये हो रही है 1 किलोमीटर के हिसाब से बात। क्या इसका यह मतलब है कि जिसने पूरा महीना CD70 चलाई होगी उसका अगर पेट्रोल का बिल 5,000 आया होगा तो 125 का बिल 10,000 आया होगा? जरूरी नहीं है, क्या पता ये जाता हो सिर्फ अगली गली तक, ये लाहौर शेखुपुरा जाता हो रोज। तो क्या ये काफी है कि पर किलोमीटर कौन पेट्रोल ज्यादा खाता है? ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि टोटल किलोमीटर कितने चल रही है। तो ये जो सवाल का लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि एसी का फ्यूल एबी के फ्यूल से 50% ज्यादा है, ये बात पर आर की हो रही है या पूरे साल के टोटल फ्यूल की बात हो रही है, या एक ही बात है? एक बात नहीं है और ये पर आर की बात हो रही है। ओके, तो अब करें क्या कि अब हमने करना क्या है, अब इधर आते हैं।
मशीन आवर्स पीडी ए बी के टोटल बजटेड 22,000 होंगे और पीडी ए सी के 12,000 होंगे। तो जो खर्चा मशीन आवर्स की रेशो में बांटना होगा वो तो 22 और 12 की रेशो में बटेगा। लेकिन हमने फ्यूल को मशीन आवर्स की रेशो में नहीं बांटना क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन पता चल गई है। फ्यूल कंजम्पशन कितनी, जितना फ्यूल पर आवर ये खाएगा पर आवर ये उससे 50% ज्यादा खाएगा। तो अगर ये 1 घंटे में 1 लीटर फ्यूल खाएगा तो वो 1.5 लीटर फ्यूल खाएगा। तो इसने 22,000 घंटों में फ्यूल खा लेना है इतना, और इसने 18,000 घंटों में फ्यूल खा लेना है इतना। 22,000 घंटे इसने चलना है, 12,000 घंटे इसने चलना है। अगर इसने 1 लीटर फ्यूल खाना है तो इसने 1.5 लीटर, तो ये 22,000 घंटों में इतना फ्यूल खाएंगे, तो फिर ये 12,000 घंटों में इतना फ्यूल। ये बन गया 22,000 और ये बन गया 18,40। तो हमने वो खर्चा जो मशीन आवर्स की रेशो में बांटना होगा वो तो 22 और 12 में बटेगा, लेकिन फ्यूल कॉस्ट इस रेशो में नहीं बटेगी, 22 और 18 में बटेगी। ओके अच्छा, जिसको लगता है कि मैंने 1 लीटर क्यों यूज किया, 10 लीटर कर ले तो वो 15 हो जाएगा। रेशो तो वही रहेगी। 2 लीटर कर लें तो फिर उसको 3 लीटर कर लें, 100 लीटर कर लें तो उसको 150 लीटर कर लें, ये ऐसे ही रहना है। तो अब जो हमने फ्यूल कॉस्ट बांटनी है वो इस रेशो में बांटनी है, 22 और 18। फ्यूल कंजम्पशन जो कि हम एग्जामिनर को कह रहे हैं कि वर्किंग 1 देख लो जाके, तो 1800 को 22 और 18 की रेशो में बांट दें, 990810। अगला खर्चा डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, कॉस्ट कुछ नहीं बताई, तो फिर मशीन आवर्स में बांट देते हैं। अच्छा, मशीन आवर्स में कि फ्यूल में? मशीन आवर्स में, यानी 22 और 12 में। टोटल डेप्रिसिएशन 2000, तो 22 और 12 में बांटें, 1294 706। आगे नहीं कर, कोई खर्चा नहीं आगे। हाँ तो है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी, ये पंखे लाइटें होती हैं, पंखे लाइटों का ताल्लुक फ्लोर एरिया से, तो पंखे लाइटें फ्लोर एरिया से, और टोटल खर्चा 1100 फ्लोर एरिया पे बांटे, 550 413 83 55। और कोई एफओएच? बस जी। अरे यार अब तो 4 दिन हो गए चैप्टर पढ़ते पढ़ते। ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? अरे नहीं ना यार, मैंने बताया था ना। बाकी लोग भी सारे दोबारा सुने। मशीनों की बिजली के लिए वर्ड इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होता है, पावर का वर्ड इस्तेमाल होता है। अब इस सवाल में पावर नहीं है, फ्यूल है, तो इसका तो मशीनें बिजली पे नहीं चल रही, फ्यूल पे चल रही हैं। फ्यूल पावर ये मशीनों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी ये पंखे लाइटों के लिए। कितना बन गया टोटल? 4084 2867 270 180। अब जब साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए वो x और y बनना है, तो उस x और y में अपना अपना कौन सा आना है? ये 270 और 180। अब वो 187 और 125 नहीं आना, वो तो खैर वैसे भी नहीं आना था। वो जो अभी सवाल किया था स्प्रिंग 12 वाला, या कल मैंने खुद बताया था, ये फिगर दी हुई थी, अब हमें ये खुद निकालनी पड़ी। तो अब यहां से इक्वेशन बन जाएगी, ये काम यहीं रुक गया। पहले हमें x और y निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग 2 के लिए x इज इक्वल टू, x का अपना 270, y का अपना 180 प्लस प्लस y x। x में ये इतना पहले है, y से और आना है 0.1, 15 है। y में पहले इतना है और x से और 0.2। तो यहां से x और y सॉल्व होगा और इधर सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में वही 2 लाइनें आ जाएंगी। चलें, ये सवाल था। क्या हो गया? रास्ते बंद हो गए किधर? इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। हाय हाय।
चले भाई, ये होमवर्क है, इसको कंप्लीट कर लेना, और जिन्होंने वो अगली क्लास के लिए बैठना है वो बैठे हैं, जिन्होंने जाना है जाएं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।